हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणों की वजह से। तो जो है हम लोग जो है आज कुछ क्वेश्चन अपने तरंग से, ध्वनि तरंग से सॉल्व कर ले रहे हैं। और क्योंकि वो लाइव क्लास जो है वो हम अभी ऐसे नहीं ले सकते हैं लाइव, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर चैप्टर लाइट। तो उस लाइट चैप्टर को जो है हमने उसके क्वेश्चन भी देख लिए हैं जहाँ तक पढ़ाया, बल्कि उसके आगे तक देख लिए हैं। बाकी उसके क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम लोग जो है अभी चैप्टर आगे पढ़ेंगे तब वो जो है सॉल्व कर लेंगे। तब तक अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तब तक क्या है हम लोग जो है ध्वनि, जो हमारा ध्वनि वाला जो चैप्टर है, साउंड वाला जो चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे तरंग, जो हमारी वेब वाला चैप्टर है, उस वेब चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसके थोड़े क्वेश्चन देखे ले रहे हैं। बाकी हम ध्वनि जो हमारा चैप्टर है तो उसके आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये वीडियो देख लें और यहाँ से अब जो है आपने अगर चैप्टर कभी तो कभी पढ़ा ही होगा तो आप जो है अपनी तैयारी को देख लें कि हमें कितना याद है और कितना याद नहीं रह गया है। ठीक है, तो एक बेनिफिट आपका ये हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है हम इसी को देख लेते हैं। इसमें लिखा कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमने इस क्वेश्चन को जो है दूसरे चैप्टर से ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कई चीज़ सीख लेंगे। हाँ, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो प्रकाश जो हमारा होता है, हम लोग लाइट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी सॉरी, जो हम लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि जो हमारी लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखिए हम यही कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंग होती क्या है? ऐसी तरंग जिसमें इलेक्ट्रिक और हमारे जो है मैग्नेटिक यानी विद्युत और चुंबक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं। और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया कि जो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे दी गई हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी हैं, तो इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? वेव। और लेंथ भी इसी में जुड़ा रहता है, पर हम इधर लिखे दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं आ गया। तो वेव लेंथ, ठीक, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है और तरंग दैर्घ्य क्या होता है अभी समझाएंगे। ठीक है, हाँ, सबसे कम किसकी है इसमें? तो रेडियो तरंग या फिर इंफ्रारेड या फिर एक्सरे या फिर गामा। ध्यान रखना आपको, गामा की सबसे कम होती है। जो गामा हमारी है, गामा की सबसे कम रहती है तरंग दैर्घ्य। और सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो हमारी रेडियो की रहती है। ठीक है, जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है, विजुअल जो आंखों से दिखाई देता है, उसमें रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये जो हमें तरंग दी है, तरंग दी है या जो हमें रेडिएशन दिया है, तो ये जो तरंगे हैं इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो जो हमारे विजुअल लेंस में नहीं आ रही है, जो हमारे ऑप्शन में दी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना किसकी है? रेडियो तरंग की है। और सबसे कम गामा की है। गामा के बाद फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरे की होती है। और एक्सरे से थोड़ी सी ज़्यादा फिर इंफ्रारेड की आ जाएगी। इंफ्रारेड तरंग को हम लोग अवरक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरक्त बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बात को समझ में आइए। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, तो ये आंसर को बड़े ही ध्यान से देखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, बिल्कुल पक्का। तो देखिए क्या दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और तरंग दैर्घ्य परिसर। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य परिसर मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी तरंग दैर्घ्य रहती है और खोज करता कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस तरंग की खोज किसने की। तो गामा रे की खोज किसने की? तो बैकुरेल ने की है। ठीक है, हेनरी बैकुरेल। और देखिए इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻14 से लेकर के, मतलब कहाँ से जाती है? -14 से 10⁻10⁻10 मीटर तक जाती है। देखिए -14 काफ़ी छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया 10, तो छोटे से बड़े की ओर चल रहा है। ठीक है, -14 से -10 मीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य रहती है। ठीक है, और एक्सरे की कहाँ से कहाँ तक? इसकी -10 से स्टार्ट होती है -8 तक, -10⁻8 मीटर
तक जो है इसकी तरंगदैर्घ्य रहती है। और एक्सरे का बड़ा ही पूछा जाता है तो रॉन्टजन है, ठीक है। तो रॉन्टजन एक्सरे का ज़्यादा पूछा जाता है, तो गामा के लिए आप तैयार रहिएगा आप, या किसी और के लिए। परावैंगनी के लिए, परावैंगनी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो -10⁻⁸ से लेकर के -7 तक होती है। और अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं या हमारी परावैंगनी किरणें होती हैं, इसकी खोज किसने की? रिटर ने की है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दृश्य, इसको हम विजुअल लाइट बोलते हैं। विजुअल लाइट की जो हमारी तरंगदैर्घ्य होती है कहाँ से होती है? 3.9 इंटू 10⁻⁷ से लेकर के 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और इसकी खोज करता है न्यूटन। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो तरंगदैर्घ्य दी है वो मीटर में दी है। किस में दी है? मीटर में दी है। और एंगस्ट्रॉम में दी जाती है और एनम में दी जाती है, ठीक है। वैसे जो लाइट की अगर एंगस्ट्रॉम में बात करें तो लगभग 3900 या 4000 कहीं के लिखा मिलता है, इतना एंगस्ट्रॉम होती है हमारा विजुअल। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है और 7500 कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं 7800 लिखा होता है, एंगस्ट्रॉम तक जाता है, ठीक है। तो मीटर में अगर कोई चीज़ ये दी है, अगर एंगस्ट्रॉम में बनाना है, किस में बनाना? एंगस्ट्रॉम में। तो हम इसमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मीटर वाली चीज़ है वो बन जाएगी अब एंगस्ट्रॉम में। किस में बन जाएगी? एंगस्ट्रॉम में। बना के दिखाऊँ आपको मैं, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ भी आप सीख ही लो कि ये दिया है, मान लो कि 3.9 इंटू 10⁻⁷ और मीटर लिखा है। एंगस्ट्रॉम बनाना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है। और एक मीटर में की अगर बात करें, एक मीटर इक्वल टू होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये मीटर में चीज़ दी गई, एंगस्ट्रॉम बनाना तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना था? 3.9 था, 10⁻⁷ है और मीटर लिखा है। एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻−7, 10⁻+10, ये है ना +10, ठीक है। तो ये 10 प्लस की यहाँ 7 से निकल जाएगी, तो यहाँ 3 रह जाएगी घात। कैसी रह जाएगी? 3। तो 3.9, 3.9 है, ठीक है। और गुणा में 10⁻3 आ गई। अब क्या करो, ये पॉइंट हटाओ, एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 3900 आ जाएगा। 2 जीरो बचेंगे ना यहाँ पे 10 की घात में। ये पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 3 है, 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3900। तो कुछ किताब में जो है, बुक में आप 3900 देखोगे, किसी में 400 देखोगे, वो 4000 देखोगे, 4000 लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, विजुअल के बाद जो है इससे कम जो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है हमारी किसकी होती है? अवरक्त की होती है। अवरक्त को ही हम इंफ्रारेड बोलते हैं। तो ये कहाँ से चालू होगी? 7.8 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁻3 मीटर। और इसके खोज करता है हर्शेल। कौन है? हर्शेल। और लघु रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी जो तरंगदैर्घ्य है -10⁻3 से और 1 मीटर तक पहुंच जाती है। यानी कि अब जो है थोड़ा सा बढ़ गई है, मीटर में आ गई, पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। तो इसके जो खोज करता है रेडियो के, हेनरिक हार्टेज हैं। कौन है? हार्टेज हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। और दीर्घ रेडियो तरंग जो होती है वो 1 से लेकर के 10⁻4 मीटर तक, तो मार्कोनी की है। कौन है? रेडियो तरंग। मार्कोनी का मार्कोनी ने ही रेडियो का जो आविष्कार किया वो भी इन्होंने ही किया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि रेडियो के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है देश खालिस्तान छुटा है ना। तो हम कह रहे हैं, देश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है या है? कौन से जो विकिरण ऐसे हैं ऑप्शन में जो दिए हैं उनमें एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो कि हानिकारक है। तो देखिए, गामा किरणें सूर्य से निकलती हैं? नहीं। परावैंगनी किरणें? हाँ सर, बिल्कुल निकलती हैं और परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। और इसीलिए जो हमारी जो ऊपर जो परत बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? ओजोन परत है ना, ओजोन लेयर जो है उसमें कुछ छेद हो गए, तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाती हैं हमारे पास तक। तो जो है हमारे, इसलिए जो हमको बाहर जो है ज़्यादा धूप में क्या है, हमको छाता वगैरह लेकर के निकलना चाहिए, ठीक है। तो परावैंगनी किरण देखिए हमारे इधर नहीं, लेकिन जो है अंटार्कटिका वगैरह उस साइड में कुछ ऐसा इनका बोल बताया गया है कि कुछ जो हमारी
जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गए हैं, तो कहीं न कहीं उस साइड में बताया गया है। तो ओजोन लेयर को नुकसान तो हो ही रहा है, जितनी भी हमारी फ्रिज वगैरह हैं, ठीक है? इनसे क्या होता है, एसी वगैरह है, सीएफसी पैदा होती है, और सीएफसी का फुल फॉर्म पूछ ले अगर आपसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारा सीएफसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि हानिकारक जो विकिरण है वो हमारा अल्ट्रावायलेट रे या फिर पराबैंगनी किरणें, ठीक है? हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, रिटर जी ने खोज की है इनकी, तो खोजकर्ता जरूर आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इकाई समय में जो दोलन किए जाते हैं, पर यूनिट टाइम में जो हमारे दोलन, जिसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं, पर यूनिट समय में जितने भी ऑसिलेशन किए जाते हैं या वाइब्रेशन किए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक समय, एकांक समय में जितने भी हमारे ऑसिलेशन, दोलन किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आवृत्ति क्या होती है, तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसी भी दोलन करने वाली वस्तु द्वारा पर यूनिट समय में या 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी सीधी सी हम बात कहें कि जो हमारे 1 सेकंड में जितने भी दोलन किए जाते हैं या पर यूनिट समय में जितने दोलन किए जाते हैं, उसी दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, ऊपर रा लगा है तो हर्ट्ज होता है। HZ हम लोग लिख देते हैं इसके सिंबल को, हर्ट्ज के सिंबल को, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ, अगला जो क्वेश्चन हमारा है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्वनि की आवृत्ति न्यू, ये वी जैसा बना है, इससे न्यू पढ़ते हैं, ठीक? तो न्यू ऐसे थोड़ा सा होता है, मतलब यूं, थोड़ा सा वो यू, मतलब थोड़ा बी का थोड़ा सा रूप चेंज कर दें हम लोग तो न्यू बन जाता है। अरे यार, ठीक है? तो ये हमने क्या कहा कि ध्वनि की आवृत्ति न्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और ध्वनि की चाल बी के बीच क्या संबंध है? ठीक है, बी के बीच क्या संबंध है? तरंग दैर्घ्य को यहाँ पर किससे लिया है, इसको, और चाल हमारी बी है, और यहाँ पर आवृत्ति है वो न्यू है, ठीक है? बी इक्वल टू क्या होता है, एन लेमड़ा। अगर एन आवृत्ति यहाँ पे होती तो, और आवृत्ति यहाँ पर क्या है, आवृत्ति एन तो है नहीं, आवृत्ति को बी से लिखा है, मतलब न्यू जैसा है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दिया तो इन्होंने v इक्वल टू एन लेमडा दिया है, और लेमडा हमारी तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और एन हमारा आवृत्ति होनी चाहिए थी, फिर आवृत्ति को इन्होंने बी लिख दिया है यहाँ पर, ये दिक्कत है ना। न्यू लेमडा फिर होना चाहिए था, न्यू कहीं पे इन्होंने बनाया ही नहीं है, न्यू किसी भी ऑप्शन में बना नहीं है, वी बना हुआ है, ठीक है? तो आवृत्ति को यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में तो मतलब न्यू लिखा है, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने एन लिखा है, हर जगह एन आया है कि नहीं आया कि नहीं? तो यही वाला फिर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा, ठीक है? यही हमारा रिलेशन होता है। तो आप याद इस यहाँ रखें कि एन हमारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है? और अगर फ्रिक्वेंसी एफ हो तो हमारा एफ लेमडा हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे न्यू हो तो न्यू लेमडा हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे? वी हमारी स्पीड है या गति है, ठीक है? लेमडा हमारा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ होती है, ठीक? आगे बढ़े हम, ये लिखा भी हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं ध्वनि तरंगों वाले चैप्टर में, ध्वनि तरंगों की प्रकृति या नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या है
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिनट, ध्वनि तरंगे देश में यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि तरंगे जो है उनको चलने के लिए हमेशा एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो वायु भी माध्यम है, यहाँ पे चल सकती हैं। पानी भी माध्यम है, यहाँ पे चल सकती हैं। स्टील भी एक माध्यम है, यहाँ पर भी चल सकती है। पर जो खाली स्पेस है नीचे वाला सी वाला इम्पटी स्पेस, तो इम्पटी स्पेस में कभी भी तरंग नहीं चल सकती है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, कि खाली स्थान में तरंगे नहीं चल सकती। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कहाँ नहीं चल सकती, ठीक है, तो खाली स्थान में नहीं चल सकती। और आपको बता दें कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कहाँ कहाँ पर चल सकती हैं, कहाँ कहाँ पर संचरित हो सकती हैं। देखिए ठोसों में भी चल सकती हैं, सॉलिड में भी मूव कर लेंगे, सॉलिड में, ठीक है, ये द्रव में भी बन जाती हैं, यानी लिक्विड में भी चल लेंगी ये तरंगे, और ये तरंगे जो हैं गैसों में भी चल लेती हैं, गैसेस में भी चल लेंगी। तो तीनों माध्यम में हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं वो चल लेती हैं। अब एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें कि जो सॉलिड और लिक्विड में तरंगे जब ये चलती हैं तब इनकी नेचर होती है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। कैसे? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ज़्यादातर यही चांस है, अनुदैर्घ्य भी हो सकती हैं। और गैसों में जब चलेंगी तो हमेशा हमेशा ये अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? हमने अपना पिछला वीडियो में भी समझाया था कि ट्रांसवर्स से मतलब है कि अगर हमारी ध्वनि तरंग चल रही है इधर को और उसके लंबवत माध्यम के कण उसके लंबवत ऊपर नीचे, मतलब तरंग इधर जा रही है, माध्यम के कण वैसे ऊपर नीचे गति करें तभी तो लंबवत होंगे। तो अगर माध्यम के कण तरंग चलने की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो वो हो जाएगी ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ। और अगर तरंग इधर चल रही है तो माध्यम के कण भी इधर ही साथ साथ में ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, आगे पीछे, कभी कंप्रेस हो रहा, मतलब कंप्रेस दब रहे, कभी विरल हो रहे, ठीक है, कभी कभी दूर जा रहे हैं। तो विरलन और विरलन बोलते हैं उसको, और हिंदी में, और कंप्रेस यानी कि उसको जो है कंप्रेस मतलब इकट्ठा होना, संपीड़ित होना, ठीक है। तो कंप्रेस और हमारा यहाँ पर विरलन होता रहता है हमेशा, तो वो हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य भी हो सकती हैं और अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं। अनुदैर्घ्य जब होती हैं जब गैसों में चलती हैं, अनुप्रस्थ जब होती हैं जब ठोस और द्रव में चलती हैं, ठीक है। हमने देखा होगा कि जब ठोस में हम क्या करते हैं, मान लो ठोस में द्रव की एक एग्जाम्पल दें, तालाब है हमारा, और तालाब में हम लोग क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। तो तरंग क्या होती है, जब मान लो यहाँ पत्थर गिरा, या ये तालाब है, पत्थर यहाँ कहीं भी गिरा, तो अब जो तरंग है ना वो क्या होगी, किनारे की ओर बढ़ती है ऐसे, ठीक। और कंपन कैसे होते हैं, पानी ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। तो तरंग तो चल रही है ऐसे, लेकिन पानी जो है ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि लंबवत दिशा में कंपन कर रहा है। वही पानी जो है, पानी के जो कण वही माध्यम है, यानी माध्यम के कण तरंग चलने की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यानी कि जो हमने पत्थर फेंका था तालाब में, वहाँ पे जो ध्वनि पैदा हुई, सॉरी जो तरंग पैदा हुई है, वो जो तरंग है कैसी हो गई, अब ट्रांसवर्स नेचर की हो गई, अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य हो गई है, ठीक है। ऐसे ठोसों में भी होता है, ठीक। तरंग चलेगी इधर तो कण के जो कंपन है वो तरंग चलने की लंबवत दिशा में होंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन ध्वनि जब चलती है तो कण जो होते हैं वो ऊपर नीचे नहीं करते हैं, वो क्या होती है, ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्वनि हमारी जब गैसों में चलती है, यानी कि हवा में तो गैसें हैं, तो हवा में जब चलती है तो अनुदैर्घ्य उसकी नेचर होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड नेचर होती है उसकी। तो हमने इसमें देख लिया, समझ लिया, बहुत कुछ सीखा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, असत्य मतलब फाल्स है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 का। तो देखिए भाई क्या लिखा है, ध्वनि तरंगे डैश हैं, दाब, दाब है, अरे यार दाब तो नहीं होती है, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य तो होती हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय, बिंदु चुंबकीय नहीं होती यार। और क्या लिखा, यांत्रिक। देखो यांत्रिक तो हो सकती हैं, यांत्रिक का मतलब है कि कहीं कहीं हमारा मीडियम से जिसका संबंध हो,
ठीक है। अनुदैर्घ्य भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती हैं, और इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्योंकि इनको चलने की मीडियम की ज़रूरत होती है, तो यांत्रिक वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है भाई, निम्न में से कौन सा असत्य ध्वनि तरंगे हैं? असत्य पूछा गया, क्या पूछा गया? असत्य। तो असत्य तो भैया यही हो गया कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वो होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, बट इनको माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, तो यही वाला ठीक है भाई, ये असत्य कुछ पूछा था ना उसने। दाब तो कहीं न कहीं तरंग, दाब का तो प्रभाव पड़ेगा, बाकी दाब बड़ा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 941, दाब का संबंध होता है तरंग से, ऐसी कोई बात है ध्वनि से। ठीक है, लाप्लासी संबंध आपने फार्मूला पढ़ा हो, नहीं तो हम बताएंगे फिर। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता देखो, ध्वनि तरंग में कौन कौन विशेषता होती है? उसमें आयाम होता है, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, उसमें आवृत्ति होती मतलब फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और उसमें मोशन गति होती है, चाल है, और उसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, आवृत्ति हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गया, आयाम हो गया, गति हो गया, तो ये विशेषता उनकी होती है ध्वनि की। ठीक है, ध्वनि तरंग की या किसी भी तरंग की। और समय अवधि यानी कि आवर्तकाल भी होता है। समय अवधि मतलब आवर्तकाल होता ही है, लेकिन घनत्व का कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी का कोई मतलब, ये विशेषता नहीं है, मतलब उसकी तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि तरंगे होती हैं, ऑप्शन देखो आप, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स होती हैं। सुपर, सुपर क्या है यार? डी ऑप्शन यांत्रिक, तो यांत्रिक वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे हम लोग कहें, वो भी कह सकते हैं जो तरंगे हमारी अनुदैर्घ्य भी हो, अनुप्रस्थ भी हो, तो उनको भी यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। पढ़ सकते हो यहाँ पर इसका क्या लिखा हुआ है, पढ़ते रहना आप बाद में। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप लोगों ने पीडीएफ की बात कही थी, तो हम टेलीग्राम पे पीडीएफ को अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पढ़ लेना। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? आयाम किस पर निर्भर करेगा? ताप पर? नहीं यार। ध्वनि की सामग्री पर नहीं, ध्वनि वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। हाँ, कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल है, जो कंपन करा रहा है, ऐसा बल जो कंपन करा रहा है, तो उस बल को हम बढ़ा देंगे तो आयाम जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा भैया दम लगा दोगे ना उसमें, जो कंपन कर रही है वस्तु, तो वो ज़्यादा कंपन करेगी, ज़्यादा कंपन करेगी। आयाम यही होता है कि उसका, जैसे कि ये हमारा है, इसके इधर उधर ऊपर ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, तो जितना आपने फोर्स ज़्यादा दे दिया तो ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो जो बीच की पोजीशन होती है, इससे एक और जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। तो मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन जो होती है वो हमारी बीच की पोजीशन होती है, तो उसके एक और जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम विस्थापन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम जो है आज अपने इस वीडियो में रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो जो है आज इतना ही हम रखते हैं, और बाकी क्वेश्चन जो भी हैं हम जल्दी से लेकर के आएंगे। आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर एक बार कमेंट में बताएं कि सर हमको सीखने को मिला है। ठीक है, या वीडियो अच्छा है, जो भी आप चाहें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों में शेयर कर दें, और कोई कमेंट है तो आप ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।